हमारे एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट है। जिस समय हम उन्हें एसेट मैनेजमेंट एप्लीकेशन समझा रहे थे तो उन्होंने पूरा समझने के बाद बोला कि हम इस एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हमने कारण पूछा। कारण पूछने में उन्होंने हमें बताया कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में तकरीबन 15 या 16 साइट्स हैं और उस समय उनको उन 15-16 साइटों पे डाटा कलेक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ना तो वो डाटा कलेक्ट कर पाते थे और जो डाटा आता था उसकी ऑथेंटिसिटी भी उनको पता नहीं होती थी। तो ऐसे में उन्होंने बोला कि जब हम डाटा कलेक्ट ही नहीं कर पाते तो हम इस एप्लीकेशन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। हमने जो उनके साथ फ्रेमवर्क शेयर किया और किस तरीके से हमने उनको हेल्प किया उनकी सारी साइट्स को ऑनबोर्ड करने में, वो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आपका भी ये चैलेंज है कि आपको साइट से डाटा कलेक्शन में प्रॉब्लम आती है या जो आपको डाटा मिलता है उसकी आपको ऑथेंटिसिटी नहीं पता होती, तो आज का वीडियो आपके लिए हमारे साथ बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैपट बॉक्स। टैपट बॉक्स जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज को हेल्प कर रहा है उनके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की मेंटेनेंस कॉस्ट और ब्रेकडाउन्स को रिड्यूस करने में। हम ये इसलिए कर पाते हैं बिकॉज हम उन ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करते हैं उनके इक्विपमेंट को अच्छे से मॉनिटर करने में, मैनेज करने में और मेंटेन करने में, जिससे इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस बेटर हो सके और ब्रेकडाउन्स कम हो सके। तो आइए हम टॉपिक पे चलते हैं। तो उस क्लाइंट ने हमें अपना चैलेंज शेयर किया कि हम अपना डीपीआर जो है वो भी कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमने उनका डीपीआर समझना चाहा कि अच्छा आपका डीपीआर क्या है। तो हमने देखा कि वो वही काम कर रहे थे जो बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। उन्होंने एक एक्सेल फाइल जो है वो क्रिएट की हुई थी और उस एक्सेल फाइल में तकरीबन 31 वर्कशीट्स थी। तो रोज के लिए एक वर्कशीट थी और उन सब वर्कशीट्स के बाद में एक समरी शीट थी। तो उनकी साइट वालों को हर एक रोज की वर्कशीट में डाटा फिल करना होता था कि मेरा कौन सा एसेट है, उसका वर्किंग कितना रहा, उसका डीजल कितना रहा। तो हमने उसको स्टडी किया और हमने देखा कि उसमें बहुत सारा डाटा था जो साइट वालों को फिल करना होता था इसको सबमिट करने के लिए। अब हमने ये एनालिसिस किया कि वो एक ही शीट क्यों मांग रहे हैं, वो 2 या 3 या 4 शीट क्यों नहीं मांग सकते। तो उसके पीछे 3 कारण थे। पहला कारण ये था कि जो एसेट मैनेजर है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बहुत सारी शीट्स को इवैल्यूएट करे। आप ये समझ सकते हैं कि अगर 15 साइटों से अगर डाटा आ रहा है तो उनको 15 डिफरेंट एक्सेल फाइल्स को पहले इवैल्यूएट करना है, फिर उनको मर्ज करके एक सिंगल फाइल बनानी है जो उन्होंने मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना है। तो उनके पास टाइम नहीं होता था। ये था पहला कारण। दूसरा कारण जो था वो ये था कि साइट वालों के पास भी टाइम नहीं होता था उस डाटा को कंपाइल करने में। तो साइट वाले नहीं चाहते थे कि हम डिफरेंट फाइल बनाएं, वो उन्होंने एक ही फाइल में ही सारा डाटा जो है वो फिल करके सबमिट करने का प्लान किया। और जब हम एक ही फाइल में हर तरीके का डाटा अगर हम कैप्चर करना चाहेंगे तो नेचुरली वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब क्योंकि वो कॉम्प्लिकेट हो गया था तो उसमें कहीं ना कुछ दिक्कत हमेशा चलती रहती थी। और तीसरा कारण जो था वो ये था कि जो हेड ऑफिस था वो हमेशा डरता था कि हम साइट वालों को दोबारा कोई फ्रेमवर्क देंगे या दोबारा कोई एक्सेल की फाइल देंगे तो साइट वाले जो है फिर दोबारा नाराज होंगे या परेशान होंगे और वो डाटा नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने एक एक्सेल फाइल बनाई जो कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी। उसी में डीजल की एंट्रीज थी, उसी में रनिंग का एंट्री था, उसी में ट्रिप्स की एंट्री थी और ये सारी एंट्रीज देन टोटल हो रही थी। फिर साइट में कभी इक्विपमेंट बढ़ जाते थे, किसी दिन इक्विपमेंट कम हो गए, तो वो सारी शीट्स के ऊपर जो टोटलिंग था उसका जो फार्मूलेस थे वो कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होता रहता था और साइट वालों को और हेड ऑफिस वालों को बहुत टाइम लगता था उस एक्सेल शीट को अपडेट करने में। तो इस वजह से अगर आप ये समझिए कि अगर उनको 15 साइट्स थी तो 15 वर्कशीट्स को उनको डेली मॉनिटर करना पड़ता था और यही कारण था कि वो उसको कर नहीं पा रहे थे। और ये जो चैलेंज था ये इस क्लाइंट का नहीं है, ये मैक्सिमम सभी कंपनियों का यही रहता है कि वो एक या 2 एक्सेल फाइल बनाते हैं, उसमें हर तरीके का डाटा कैप्चर करना चाहते हैं। डिफरेंट वर्कशीट्स होती हैं, उन वर्कशीट्स के ऊपर फार्मूले लगे होते हैं और कुछ ना कुछ जो है उसमें से हमेशा गड़बड़ होता रहता है, जिस वजह से उनको ये डीपीआर कभी भी एग्जैक्ट नहीं मिलती। अब क्योंकि डीपीआर एग्जैक्ट नहीं होता या डीपीआर के अंदर चैलेंजेस होते हैं तो जो टॉप मैनेजमेंट का जो फेथ है उस डीपीआर पे वो कभी भी जनरेट नहीं होता। उनको हमेशा लगता है कि ये डीपीआर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर मिलेगी और ऐसा होता भी है। जब वो एनालिसिस करने बैठे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उनको दिक्कत जो है सामने जरूर आती है। तो अब सोल्यूशन क्या है? ऐसा क्या फ्रेमवर्क हम इंप्लीमेंट करें जिससे हमें ये पता लगे कि हमारे इक्विपमेंट पे कितना टाइमली डाटा जो है वो एंटर किया गया है और कब तक का डाटा एंटर किया गया है। तो ये जो मैट्रिक्स आपको हेल्प करेगा इसका नाम है डाटा स्कोर। डाटा स्कोर जो है ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, ये एक ऐसा स्कोर है जो एसेट को दिया जाता है बेस्ड ऑन कि हमने उसमें कितना डाटा जो है वो एंटर किया, कितना कंसिस्टेंटली एंटर किया और कब तक का डाटा एंटर किया है। तो
डाटा स्कोर के दो एस्पेक्ट होते हैं, पहला कंसिस्टेंसी और दूसरा एजिंग। अगर मेरा डाटा लगातार, लेट्स से मेरा एक एसेट है जो डबल शिफ्ट में चल रहा है, तो 2 शिफ्ट में चल रहा है, दैट मीन्स रोज की मेरे को 2 रीडिंग्स चाहिए। तो अगर मेरे पास 60 की 60 रीडिंग्स अवेलेबल हैं तो मेरी कंसिस्टेंसी स्कोर जो है वो 100% है। अगर एक भी रीडिंग अवेलेबल नहीं है तो कंसिस्टेंसी स्कोर जो है वो 0 है। अगर 15 दिन की अवेलेबल है यानी 30 रीडिंग्स अवेलेबल है तो मेरा कंसिस्टेंसी स्कोर जो है वो 50% है। और इसी तरीके से एजिंग है। एजिंग मतलब कि मैंने कब तक का डाटा जो है वो इनपुट किया हुआ है। तो अगर मैंने आज तक का डाटा इनपुट किया हुआ है तो मेरा एजिंग स्कोर जो है वो 100% है। और अगर मैंने 30 दिन में एक बार भी एंट्री नहीं की तो मेरा एजिंग स्कोर जो है वो 0 है। तो इन दोनों स्कोर्स को मल्टीप्लाई करके जो हमें फाइनल स्कोर मिलता है वो है डाटा स्कोर। तो हमने उस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प किया, उनकी पहले हमने 5 साइट्स पिक की, 5 साइट्स का हमने डाटा जो था वो डाटा स्कोर में डाल के हमने उनको डेली एक ग्राफ शेयर करना शुरू किया। अब इस ग्राफ को जो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, अगर कोई भी देखेगा तो वो फट से ये समझ सकता है कि कितना कंसिस्टेंटली डाटा जो है वो इनपुट किया गया है। और जब कुछ साइट्स ने अच्छे से डाटा एंटर करना शुरू किया तो बाकी साइट्स को भी लगा कि वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, और उन्होंने भी जो है डाटा डालना शुरू किया और एक कंपनी में एक साइनर्जी आ गई और हर एक को टॉप टू बॉटम जो था ये समझ में आने लगा कि हमारी साइट से कितना डाटा जो है वो डाला जा रहा है एप्लीकेशन में। अब इसका एक और एडवांटेज जो हुआ वो ये हुआ कि जब आपको पता है कि मेरा स्कोर बेटर है तो आप अपने रिपोर्ट्स को ज़्यादा रिलायबिलिटी के साथ जो है देखेंगे। अब आपका कॉन्फिडेंस अपनी रिपोर्ट्स पे ज़्यादा होगा बिकॉज आपको पता है कि डाटा पूरा डाला गया है। अगर आपकी रिपोर्ट्स के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप ना तो उन रिपोर्ट्स को सीरियसली लेंगे और ना उन रिपोर्ट के बेसिस पे आप कोई एक्शन प्लान करेंगे। तो जो डाटा स्कोर है ये आपको ना केवल हर एक एसेट के डाटा को एनालिसिस करने में हेल्प करेगा बल्कि आपको पूरी साइट का और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो है वो भी आपको इवैल्यूएट करने में हेल्प करेगा। तो इस फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बड़ा सिंपल है, एक एक्सेल शीट के अंदर आपको अपने हर एक एसेट का नाम डालना है, उसमें कितनी एंट्रीज आपके पास अवेलेबल हैं वो नंबर्स होने चाहिए और लास्ट एंट्री कब अवेलेबल है ये नंबर होना चाहिए। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक डाटा स्कोर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये डाटा स्कोर का फ्रेमवर्क आपको एक्सेल शीट में मिले या आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस लिंक पर रजिस्टर करके अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के किसी और फ्रेमवर्क पे डिस्कशन चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने सिमिलर डोमेन के बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के फ्रेमवर्क आपको रेगुलर मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड वी विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल एसेट मैनेजमेंट।